आज का टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कल मैंने समझाया था कि सीरीज में कौन से रेजिस्टेंस कहलाते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस हों तो कब पैरेलल में कहलाएंगे। ठीक है, अब हम उसकी रिलेशन निकालेंगे कि अगर हमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हों और या पैरेलल में जुड़े हुए हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance of resistors connected in series। सबसे पहले हम लोग सीरीज करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, पहले इक्विवेलेंट का मतलब समझो। अगर हम लोगों ने 3 या 4 या कई सारे रेजिस्टेंस अगर हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं, ऐसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये है R1, ये है R2, ये है R3, तो एक रेजिस्टेंस तो तीनों का काम करेगा, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को मिला करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए। ठीक है, अगर इन तीनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है ना, ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों की जगह अकेला काम करेगा। तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब हम अगर एक इन दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर लें, ऐसे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया। ओके, थोड़ा सा और ठीक सा बना लेते हैं इसको। एक बैटरी को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, ऐसे। अब देखो करंट कैसे फ्लो करेगा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। मान लो करंट है I। अब करंट के जाने का रास्ता सिर्फ यही है, तभी तो ये सीरीज में करंट इसमें से गया, इसमें गया, इसमें गया और करंट I वापस आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अंदर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाहर आएंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अंदर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर भी आएंगे। इसकी वोल्टेज है V। वोल्टेज का मतलब समझ में आ रहा है। इन दोनों एंड्स के बीच में V वोल्टेज होने का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो V वोल्टेज होने का क्या मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन दो एंड्स के बीच में V वोल्टेज होने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंड 0 वोल्ट पे है तो ये वाला किनारा V वोल्टेज पर है। ठीक है, और वोल्टेज मतलब पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से चल करके ऐसे घूम करके आने में हमें V जूल पर कूलॉम काम करना पड़ेगा, तभी तो V वोल्ट का है। समझ गए V वोल्ट का मतलब क्या है, सब क्लियर है कि हमें यहां से यहां तक जाने में V जूल काम करना पड़ेगा यूनिट चार्ज के लिए। अगर 10 वोल्ट होता, अगर ये 10 वोल्ट होता तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जाने के लिए तुम्हें 10 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलॉम चार्ज को लेकर के जाने के लिए। ठीक है, 1 कूलॉम चार्ज को लेकर के जाने के लिए तुम्हें 10 जूल काम करना पड़ेगा। ये मतलब है 10 वोल्ट का। समझ गए, क्लियर है। ये बात जितनी सिंपल नजर आ रही है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट है और उतनी ही जल्दी से भूल जाने वाली बात है। इस बात को ध्यान से देखो कि यहां से चल करके जब हम 1 कूलॉम चार्ज को यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। चार्ज मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके जाओगे, यहां तक लाओगे। ठीक है, फिर बैटरी क्या करेगी, बैटरी उसी चार्ज को यानी 1 कूलॉम चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर धकेलेगी, पुश करेगी।
क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए तुम्हें पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। तुम्हारे जो चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए पॉजिटिव काम करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से तो बड़े आराम से निकल आएंगे क्योंकि पॉजिटिव से दूर भागेंगे, लेकिन और नेगेटिव की तरफ भी बड़े आराम से आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज को धकेलना पड़ेगा, जबरदस्ती डालना पड़ेगा। इस काम को करेगी बैटरी, समझ गए? तो बैटरी ने यहाँ से चार्ज को ला करके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो काम करना पड़ा वह है 10 जूल 1 कूलॉम के लिए, समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक 10 जूल काम करना पड़ा 1 कूलॉम के लिए, इसीलिए 10 वोल्ट कह लो या फिर इन जनरल कह लोगे V वोल्ट। ठीक है, अच्छा तुमने V वोल्ट तुम्हारे पास है, ठीक है, मतलब कि ये वाला एंड V वोल्टेज पर है, तुम्हारा करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अगर इसमें से करंट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस में से चलने के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तुम V एनर्जी से भरे हुए थे, कुछ एनर्जी यहां पर खत्म हो गई, कुछ एनर्जी यहां पर खत्म हो गई, कुछ एनर्जी यहां पर खत्म हो गई और तुम्हारी एनर्जी 0 हो गई। फिर यहां से तुम एनर्जी लेके चले, V एनर्जी लेके चले, यहां पर गए, कुछ एनर्जी यहां पर खर्च हो गई 1 कूलॉम के लिए, यहाँ पर कुछ खर्च हो गई और लास्ट में कुछ यहाँ खर्च हो गई और बच गई तुम्हारे पास 0 और तुम वापस यहाँ पर आ गए। बैटरी से फिर से एनर्जी ली, बैटरी ने फिर से तुम्हें V जूल एनर्जी दी 1 कूलॉम चार्ज के लिए, यहाँ पर खर्च, यहाँ पर खर्च, यहाँ पर खर्च। तो खर्च की हुई एनर्जी कितनी है? वो है इसकी वोल्टेज IR1। इसमें कुछ खर्च होगी, वो है V2 इज इक्वल टू IR2। कुछ इसमें खर्च होगी, वो है V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, यानी V में से V1 यहाँ पर खर्च, V2 यहाँ पर खर्च, V3 यहाँ पर खर्च, बच गए 0। तुम यहाँ पर आए, थके हारे, एनर्जी ली, किससे ली? बैटरी से ली। बैटरी ने कहाँ से ली? बैटरी ने केमिकल रिएक्शन से एनर्जी पैदा करी, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक जाएगा, एनर्जी खर्च करते हुए जाएगा और लास्ट में 0 एनर्जी हो जाएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने इतनी सारी बातें बताई, इतनी लंबी बातें बताई, लेकिन उसको ऐसे भी कह सकते हैं, जनरली हम ऐसे ही कहेंगे कि कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गई, ऐसे बुक्स में मिलेगा लिखा हुआ, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गई, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गई, बची हुई यहाँ पर ड्रॉप हो गई, लास्ट में तुम्हारे पास 0 बच गई। फिर बैटरी ने काम किया और फिर तुम्हारे पास फिर से एनर्जी आ गई, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका ये मतलब हुआ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन V क्या है? V1 क्या है? IR1। V2 क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR2। और V3 क्या है? IR3। है कि नहीं? इजी। अगर तीनों रेजिस्टेंस की बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें तो उसमें से चलने के लिए भी इतना ही काम करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो मान लो इन तीनों को हटा करके मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, इन तीनों को हटा करके अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको? करंट उतना ही रहेगा, करंट उतना ही रहेगा I और रेजिस्टेंस कहलाएगा R। ठीक है, करंट वही रहेगा जितना पहले था, लेकिन अब तीनों की बजाय एक रेजिस्टेंस हो गया R, अब तीनों की बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया R। अब देखो इससे क्या मिला? इससे मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ? ये तो आंसर है कि तीनों रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा
तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा। इसका मतलब जब सीरीज में जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। और एक बात और नोट कर लो, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, उन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, बड़े से भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े से भी बड़ा होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो कि सीरीज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है, कौन सी चीज डिवाइड होती है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीन इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी चीज ऐसी है जो सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस के अंदर सेम रहती है। गैस कर लिया, वो है करंट। करंट एक ऐसी चीज है कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे उनमें सेम रहेगी। ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का रजिस्टर सेम रहेगा। ठीक है, पहली बात क्या है कि करंट सेम रहेगा। और क्या चीज डिवाइड होगी? डिवाइड होगी वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइड होगी, V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3 यहाँ, और V मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज होगी V। अब देखो वोल्टेज को ना वोल्टेज नहीं समझना तुम्हें। वोल्टेज को वोल्टेज समझोगे तो तुम्हारा जीवन जो है ना थोड़ा और कठिन हो जाएगा। वोल्टेज को समझो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि वर्क डन थोड़ा सा ना फेमिलियर लगता है, वर्क डन हमें थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है, तो क्या चीज डिवाइड होगी? वोल्टेज डिवाइड होती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। तीसरी बात, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आएगा वो सबसे बड़े से भी बड़ा होगा। ठीक है, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सभी रेजिस्टेंस के अंदर जितना जो बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा आएगा। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीरीज की। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल की बात करते हैं। सो पैरेलल, मिटा लेते हैं। तुमने लिख लिया होगा, और जो मैंने बातें इंपॉर्टेंट बताई वो भी लिख ली होंगी। तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई वो भी लिख ली होंगी। अब हम करेंगे रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कब कहलाएंगे रेजिस्टेंस? जब सभी के एक तरफ के किनारे एक तरफ, दूसरी तरफ के किनारे दूसरी तरफ इकट्ठे जुड़े हुए हों, ऐसे एक साथ कनेक्टेड हों। इस तरीके से एक साथ कनेक्ट अगर होते हैं तो रेजिस्टेंस कहलाएंगे पैरेलल में। देखो इन सभी का किनारा एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, इन सभी का दूसरे वाला किनारा दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, ये तीनों पैरेलल में। समझ गए? वोल्टेज है V। अब देखो जब हम स्विच ऑन करेंगे, बुक्स के अंदर दिया जाता है की को क्लोज किया। क्लोज करना मतलब होता है ऑन किया। ठीक है, क्योंकि जो हम लैब्स में जो की यूज करते हैं ना, वो एक छोटी सी रॉड जैसी होती है और उसको होल के अंदर ऐसे फिट कर देते हैं। तो क्लोज करने मतलब है कनेक्शन ऑन हो गया, है ना। वैसे क्लोज करने मतलब तो बंद होता है ना, लेकिन हम लोग जो की यूज करते हैं अपने लैब्स में वो इस तरीके की होती है कि उसको वाकई में क्लोज करते हैं ना तब करंट फ्लो करता है, इसलिए कहते हैं क्लोज। सो जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब जो करंट यहाँ से जाएगा उसके तीन अलग अलग रास्ते हैं। कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा। मान लो यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, यहाँ से गया I3। तो यहाँ पर आकर के दोबारा से I बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोबारा से I बन जाएगा। I1 यहाँ से आएगा, I2 यहाँ से आएगा, I3 यहाँ से आएगा और दोबारा से I बन जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। अब देखो V वोल्टेज का मतलब समझ में आ रहा है कि ये वाला एंड
0 पे मान लें तो ये वाला एंड V पर होगा। जैसे 10 वोल्ट मान लें तो ये 0 पे है तो ये 10 पे होगा, ठीक है। लेकिन 10 केवल ऐसे ही 10 नहीं हो सकता, अगर ये -5 पे है तो इसको 5 पे होना पड़ेगा, तब इनके बीच में वोल्टेज 10 वोल्ट की होगी। तो जरूरी है 0 तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं। अगर ये एंड 0 पे है तो ये एंड 10 पे होगा, अगर 10 वोल्ट है हमारे सेल की वोल्टेज। अगर V है तो ये 0 पे तो ये V पे। अच्छा, अगर ये V पे है, ये 0 पे है तो मतलब ये भी ये 0 पे है। अगर ये 0 पे है मतलब ये 0 पे है, ये 0 पे है मतलब ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है ना। और ये V वोल्ट पे है मतलब क्या, ये वाला एंड भी V वोल्ट पर है, ये वाला एंड भी V वोल्ट पर है, ये वाला एंड भी V वोल्ट पर है। ये वाला एंड 0 वोल्ट पे हुआ, ये वाला एंड 0 वोल्ट पे हुआ, ये वाला एंड 0 वोल्ट पे हुआ। तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी हुई, V। इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी हुई, वो भी V। इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी हुई, वो भी V। तो पैरेलल में क्या चीज सेम रही, पैरेलल में रही वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड। So current divides in parallel connection and voltage remains same across all the resistors. So हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारा करंट डिवाइड हुआ है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, हमारा करंट डिवाइड हुआ है। ओके, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 को क्या लिखेंगे, V अपॉन R1, I2 को क्या लिखेंगे, V अपॉन R2, और I3 को क्या लिखेंगे, V अपॉन R3, और I को क्या लिखेंगे। तीनों की जगह अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे तो उसकी भी वोल्टेज वही रहेगी, है कि नहीं, ये तो होना चाहिए। और रेजिस्टेंस होगा R, रेजिस्टेंस होगा R, तो देख रहे हो V कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ। सो हमें मिलेगा 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ये आया फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कुछ कैपेसिटर्स जैसा ही है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो फॉर्मूले आए थे वो इसके ठीक उल्टे थे। ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आप लोग कैपेसिटर में लगा देते हो, गलती कर देते हो। कैपेसिटर में ठीक उल्टा है इससे, इस बात का ध्यान रखना है। सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ ईच सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें जो रिजल्टेंट, जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो अब की बार तीनों में से जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर तीनों को, अगर 3 रेजिस्टेंस या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस या कुछ भी रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा होगा। सीरीज में क्या था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बड़े से भी बड़ा होगा, यहाँ पर सबसे छोटे से भी छोटा होगा। अब तीनों, इसकी भी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि पैरेलल में कौन सी चीज़ सेम रहती है। पैरेलल में रहता है कौन सी चीज़ सेम, वोल्टेज। कौन सी चीज़ डिवाइड होती है, करंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होता है, छोटे से भी छोटा। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं पैरेलल कनेक्शन की, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने बात करी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके, ठीक है, थोड़ा फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए, खासकर पैरेलल को करते हैं और मैं बताऊंगा बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, ठीक है। ईजी है करना, बहुत ईजी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेकिन ये ईजी फॉर्मूला होते हुए भी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। और वो गलती क्या है बताता हूँ। पैरेलल के लिए करते हैं सबसे पहले, मान लो हमारे रेजिस्टेंस है, मान लो 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, तीनों 3 ohms के हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
इसको लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये आप लिखना मत भूलो। जब भी पैरेलल कनेक्शन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/r एंड तक लिखो। एलसीएम आएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, 1/r आया है 1, तो r लिखेंगे 1। देखो ऐसा करने पर फायदा क्या होता है, ऐसा करने पर फायदा ये होता है कि आप भूलोगे नहीं कि इसका रेसिप्रोकल लेना जरूरी है एंड में। यहाँ तो 3 3 थे तीनों, इसलिए इक्विवेलेंट 1 आ गया, इसलिए मालूम नहीं पड़ा। और एग्जांपल लेते हैं, उसमें तुम्हें मालूम पड़ेगा कि रेसिप्रोकल लेना बच्चे कैसे भूलते हैं। मान लो ये है 6 ओम्स, 6 ओम्स, 6 ओम्स, तो एल अब की बार ये तीनों हो जाएंगे 6 ओम्स, 6 ओम्स, 6 ओम्स। एलसीएम भी हो जाएगा हमारा 6। ओके, और अब देखो क्या हो जाएगा, 1 1 और 1। ओके, सो क्या मिला हमें, अब की बार मिला 3/6 यानी कि 1/2। हाँ, सो अब देखो 1/r मिला है 1/2। यहां होती है सबसे बड़ी गलती, बच्चे सीधे सोचते आंसर आ गया। नो, दिस इज ओनली 1/r। सो r क्या होगा, r होगा 2 ओम्स। पता लग गया यहां कहां गलती के बच्चे करते हैं, रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल। और जो मैं कह रहा था ना कि तीनों रेजिस्टेंस हमारे 6 ओम्स के हैं, और जो टोटल रेजिस्टेंस आया ना, जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो इन तीनों में से सबसे छोटा, तो सब बराबर है, तो उनसे भी छोटा है, यानी 2 ओम्स आया। समझ गए? तो जब रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये एक और चीज़ है कि अगर हमें बड़े बड़े रेजिस्टेंस दे रखे हों और हमें छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम छोटा रेजिस्टेंस पाने के लिए उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं सीरीज और पैरेलल के, फटाफट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। इजी पहला एग्जांपल देखो, फटाफट बताएं, फटाफट करेंगे इसे। मान लो ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं ऐसे, इस तरीके से, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है। देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। तो अब सीरीज में कौन हुए, पैरेलल में कौन हुए, ये दोनों हुए सीरीज में। तो इसके इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, इसके इक्विवेलेंट मिलेगा ये 4 ओम और ये वाला भी 4 ओम। ओके, एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ये है 4 ओम। सो फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इज इक्वल 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 4, एलसीएम 1 प्लस 1 यानी 2/4। तो r आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 ओम्स। ओके, एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 देखो, फटाफट कर रहे हैं। इस तरीके से कैपेसिटर करते समय आप लोगों को आइडिया लग ही गया है, अब फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया है, उस फॉर्मूले को ध्यान से रख के करना है। और इस तरीके से ये है 4, ये है 4, ये है 8, ये है 4, ये है 4, ये है 4, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो सीरीज पैरेलल में पहचानना जरूरी है। सीरीज में कौन कौन से हैं, ये दोनों एक रास्ते पे हैं तो दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों भी एक रास्ते पे हैं, ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इनका इक्विवेलेंट बनेगा ये 4 ओम्स का, ये दोनों 8 ओम्स के, और ये देखो ये 8 ओम्स का इसके साथ पैरेलल में होगा, 8 ओम, 8 ओम, और ये दोनों मिलके फिर से 8 ओम बन गए, और ये 4 ओम, 8 ओम। ठीक है, ये 8 ओम हो गया, ये 8 ओम एज इट इज आ गया, ये 4 ये रहा, और ये दोनों मिला करके 8 ये रहा। तो ये 1/8 प्लस 1/8 क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 2/8, उल्टा करेंगे तो 8/2 यानी 4। तो इसके लिए आ जाएगा 4, तो हमें मिलेगा ऐसे 4 ओम, और ये भी 4 ओम, और ये आ गया 8 ओम।
this point A and this point B. So answer will be 16 ohms. Answer will be 16 ohms. ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भेजूंगा, उनको सॉल्व करना। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, और जो डाउट होगा मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। क्लियर? ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।